नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा में वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि हिंदी में जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं और उनका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था, पहले में देखा हिंदी भाषा और उसकी लिपि, और दूसरे में देखा कि हिंदी में या फिर किसी भी भाषा में वर्णों का क्या महत्व होता है और वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिंदी में वर्णों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, कितने वर्ण की माने गए हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 44 मानी गई है। हिंदी में वर्णों की संख्या अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना है 44 वर्ण माने गए हैं। उसके पश्चात अगर देखें तो स्वर और व्यंजन, मतलब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। स्वर का मतलब जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता न हो, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि स्वरों और व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, और स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। इस प्रकार से हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। अभी आपके लिए इतना ही, क्योंकि इससे आगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे और मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखते हैं तो हिंदी में वर्णों की संख्या दो प्रकार से निर्धारित होती है, एक उच्चारण के आधार पर और दूसरे लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44, और लेखन के आधार पर कितनी है, 52। तो आपने देखा होगा हिंदी में वर्ण 52 भी माने जाते हैं और हिंदी में वर्ण 44 भी माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि लेखन उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्ण 44 है और लेखन के आधार पर हिंदी में वर्ण 52 है। लेखन के आधार पर कैसे हैं, क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त ध्वनियां, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सभी है वो संयुक्त है। संयुक्त क्यों है, जैसे कि अगर आप उसको देखोगे क्ष को, तो ये जो ध्वनि है ये क और श से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार से आप देख सकोगे कि ये दो ध्वनियों का, क्योंकि ये दोनों ध्वनियां पहले से हिंदी में मौजूद है, जिसकी गणना हम 44 ध्वनियों के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे अन्य ध्वनियां, जैसे कि आप ड और ढ को देखोगे तो ड और ढ है जिसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका लेखन दो प्रकार से होता है। जैसे कि एक ढ इस प्रकार से, एक ढ इस प्रकार से लिखा जाता है और एक है जो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं और हिंदी में स्वर कितने माने गए हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले ऊपर बताया है कि हिंदी में स्वर कितने माने गए हैं, 11 स्वर माने गए हैं, और स्वरों का भी हमने अलग से वर्गीकरण किया है। स्वर 11 है, 11 में से स्वरों के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रीस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। रीस्व स्वर का मतलब होता है छोटे स्वर, मतलब ये है कि रीस्व स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, इसलिए इन्हें छोटे स्वर या रीस्व स्वर कहा जाता है। रीस्व स्वर कौन कौन से हैं, अगर आप देखोगे तो यूं पाओगे कि रीस्व स्वर है वो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इस प्रकार से ये 4 है वो क्या है, रीस्व स्वर है, रीस्व स्वर। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 दीर्घ स्वर माने गए हैं, और रीस्व स्वर है वो 4 माने गए हैं। और वो 7 कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कौन से हैं, दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। एक छोटे दूसरे बड़े, छोटे और बड़े का मतलब एक के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, दूसरे के उच्चारण में कम समय लगता है। तो ये बात हो गई स्वरों की। स्वरों के दो प्रकार है, एक रीस्व स्वर, दूसरे दीर्घ स्वर। रीस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर माने जाते हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ और री, और ये सभी है वो रीस्व माने जाते हैं। उसके बाद में ये है वो
दीर्घ स्वर है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि स्वर क्या होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। उसके पश्चात हम देखते हैं व्यंजन को, और व्यंजन दरअसल क्या होते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसा इस परिभाषा में क्यों कहा गया है, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर के इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब वो हल होता, हलंत या हल माना जाता है उसको, क्योंकि वो नीचे है वो उसका हाइफन दिया जाता है, वो क्योंकि वो बिना स्वर के अधूरा होता है, तो इसलिए वो स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैं यहां लिखूं एक शब्द काला, तो ये जो काला शब्द है ये किससे बना है, ये सबसे पहले लिखा गया क प्लस आ प्लस ले प्लस आ, तो ये कैसे बना, क्योंकि ये जो क है ये अ और आ, मतलब ये जो मात्राओं के माध्यम से ही इनका निर्धारण होता है। जब हम इसके साथ आ की ध्वनि लगाते हैं तो का बन जाता है पूरा, और ई की ध्वनि लगाते हैं तो छोटी ई तो की, और उसके बाद में बड़ी ई तो की बन जाता है। तो ये क्या है, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो स्वरों के मिलने के बाद में ही वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे अ, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। और जब अगर आप इसी स्थान पर अगर क को देखोगे, पूरे क को, तो ये कैसे लिखा जाएगा, क प्लस अ, मतलब ये जो नीचे ये जो हलंत का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बिना स्वर के हैं। स्वर रहित जो व्यंजन होता है वो अधूरा होता है, उसे पूर्णता के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जब परिभाषा देते हैं व्यंजनों की, तो हम ये कहते हैं कि वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण या लेखन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो व्यंजनों का निर्धारण हमने किया, तो व्यंजन कितने माने हैं हमने, 33 व्यंजन माने हैं, और स्वर कितने माने हैं, 11 स्वर माने हैं। ठीक है, इतने तक आपको बात समझ में आ गई। उसके पश्चात हमें देखना है कि जिस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर, उसी प्रकार से व्यंजनों का भी वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो हम इनका वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं। कुछ होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में हम कहें टच, और स्पर्श का मतलब वहां से होकर गुजरना और किसी के पास से होकर गुजरना। ठीक है, अब दरअसल स्पर्श क्या होता है, किसका स्पर्श होता है, यहां पर स्पर्श शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जब आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण अपने मुंह से करते हैं उस समय क्या होता है कि मुंह से निकलने वाली जो हवा है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करने के पश्चात बाहर निकलती है। इसी के आधार पर इनका जो नाम हुआ है वो हुआ स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन है वो 25 हमने माने हैं। 25 कौन कौन से हैं, क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, त वर्ग के 5 और प वर्ग के 5। इस प्रकार से 25 व्यंजन है वो कौन से माने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। स्पर्श का मतलब क्या हुआ कि जब कोई ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है तो वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करने के पश्चात निकलती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद में कुछ ध्वनियों के नाम, जैसे कि इनके अलावा हमने क्या किया, 25 ये हो गई, 11 हो गई, और ये कितने हो गए, 36 हो गए। और हमने कितने माने थे हिंदी में वर्ण, 44 माने थे। तो 44 किस प्रकार से करोगे। और दूसरे एक वर्ण होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब बीच की स्थिति, न जिनकी गणना स्वरों में होती है न ही व्यंजनों में होती है, इसीलिए हमें अंतस्थ कहा जाता है। वो कौन से है, य, र, ल और व, इनको हम क्या मानते हैं, अंतस्थ व्यंजन मानते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद में आते हैं ऊष्म ध्वनियां। ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी। ठीक है, अब दरअसल क्या है कि
व्याकरणिक नियमों के अनुसार कुछ ध्वनियां ऐसी है जिनका जब आप उच्चारण करते हो तो मुंह से निकलने वाली हवा है वो घर्षण करने के बाद, घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, तो घर्षण करने के पश्चात ही मुंह से बाहर निकलती है। इसलिए उन ध्वनियों को क्या नाम दिया गया, ऊष्म ध्वनियां कहा गया। क्या कहा गया, ऊष्म कहा गया। और ये जो ऊष्म है ये कौन कौन से हैं, श, श, स और ह, ये चार ध्वनियां क्या मानी जाती है, ऊष्म ध्वनियां मानी जाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये ऊष्म ध्वनियां हो गई। उसके पश्चात कुछ ध्वनियां या फिर हिंदी में ध्वनियों का हमने वर्गीकरण किया है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मतलब ये है कि कोई भी ध्वनि जिसका उच्चारण आपके मुंह से हो रहा है तो वो मुंह के किस भाग से उत्पन्न होती है वो ध्वनि, उच्चारण स्थान, वो मुंह के किस स्थान से उस ध्वनि का उच्चारण होता है, उसी के आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं एक सामान्य तौर पर। इसके अंतर्गत हम स्वरों और व्यंजनों सभी का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां हैं और किस स्थान से निकलती है। इसके अलावा इससे पहले अगर हम देखें तो उसमें इनके साथ साथ कुछ नासिकीय ध्वनियां भी होती है। और नासिकीय ध्वनियां किसे माना जाता है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को हम नासिकीय ध्वनियां मानते हैं। मतलब क वर्ग का कौन सा हो गया, र हो गया, च वर्ग का न हो गया, ट वर्ग का न हो गया, त वर्ग का न हो गया और प वर्ग का म हो गया। इस प्रकार से पांच ध्वनियां हैं जिसको हम क्या मानते हैं, नासिकीय ध्वनियां मानते हैं। क्या मानते हैं, नासिकीय। क्यों, क्योंकि इनकी ध्वनि है वो नाक से भी इनकी ध्वनि साथ साथ निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी इनकी ध्वनि निकलती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नासिकीय ध्वनियां कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण, मतलब मुंह के किस भाग से उसका उच्चारण हो रहा है उस आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुंह के कौन कौन से भाग होते हैं जहां से ध्वनियां निकलती है। एक होता है कंठ, जहां से ध्वनि उच्चरित होती है। दूसरा होता है मूर्धा, मूर्धा नामक भाव कौन सा। दूसरा होता है तालु, तालु जो होता है वो आप यूं समझ सकते हो कि जो आपके जीभ के पिछले हिस्से का ऊपरी भाग, आपकी जीभ उसका पिछला हिस्सा, उसका ऊपरी भाग जो होता है तालु, उसे हम तालु कहते हैं और वहां से कुछ ध्वनियां निकलती है जिनको हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं। उसके पश्चात आती है मूर्धा। मूर्धा क्या होता है कि मुंह के जीभ के अगले हिस्से का ऊपरी भाग, मतलब ये है कि जो तालु था वो जीभ के पिछले हिस्से का ऊपरी भाग था और ये जो मूर्धन है, मूर्धा है, ये कौन सा है, जीभ के अगले हिस्से का ऊपरी भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। उससे निकलने वाली ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती है। उसके बाद में दांत, मतलब दंते ध्वनियां। दंते का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी उच्चारण करते समय आपके जो दांत है वो जीभ को टकराते हैं, जीभ को टकराते उच्चारण के समय वो दंते होती है। उसके बाद में ओष्ठ्य होती है, होठ आपस में टकराते हैं। इस प्रकार से आपके जो मुंह के स्थान है उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे हम देखें सबसे पहले कंठे ध्वनियां, इसमें हमने स्वरों और व्यंजनों दोनों को ही रखा है। सबसे पहले देखते हैं कंठ। कंठ से निकलने वाली ध्वनि स्थान है, ये उच्चारण का स्थान है। उसके बाद में उसका नाम क्या है, कंठे ध्वनि। कंठ से निकलती है इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया, कंठे ध्वनि। और इसके अंतर्गत व्यंजन या फिर स्वर कौन कौन से आते हैं, व्यंजन या स्वर दोनों ही आएंगे यहाँ पे। और हम यूं कह सकते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं, ध्वनि लिख सकते हैं, ध्वनियां। इसके अंतर्गत ध्वनियां कौन कौन सी आएगी। सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, ड़, ये सभी किस में आते हैं, कंठे में आते हैं। और स्वरों के अंतर्गत देखें तो स्वरों में ए और आ, ये दोनों किस में आते हैं, कंठीय ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। और अगला आता है और विसर्ग। और है और विसर्ग की जो उच्चारण होता है वो एक ही प्रकार का होता है। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अंग अह, आपको जब पहली में कक्षा में पढ़ाया जाता था तो अंग अह की एक चीज कहा जाता था, जिसे हम अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। जैसे विसर्ग और अनुस्वार, ये दो ध्वनियां होती है जिसको हम अंग अह कहते हैं। उसके बाद में तालु से निकलने वाली ध्वनियां और तालव्य ध्वनि कहलाती है। तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, ण, ठीक है। उसके बाद में स्वरों में ई और बड़ी ई, ई,
ठीक है। उसके बाद में आता है इसके अंतर्गत को दो य और श, ठीक है। उसके बाद में आता है मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि, मूर्धा से ध्वनि वाली निकलनी, और उस ध्वनि का नाम हम देते हैं मूर्धन्य ध्वनि। और मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है ट वर्ग, ट ठे डे ढ ण, ट ठे डे ढ ण, ठीक है। उसके बाद में री ध्वनि, री है वो स्वर है। उसके बाद में र और श, ठीक है, और ये हो गया श। उसके बाद में आप देखोगे तो दांत, मतलब मैंने कहा था आपको कि दांत आपके है वो मुंह से जीभ से टकराते हैं, तो वो कौन से है, दंते ध्वनि, और ये त वर्ग ल और श। उसके बाद में ओष्ठी, होठ आपस में टकराते हैं ध्वनि के उच्चारण के समय, तो प वर्ग पूरा हो गया, उ और उ स्वर हो गई। और कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जो आपके दो स्थानों से निकलती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तो है कंठ तालव्य ध्वनियां, कंठ और तालु दोनों से निकलती है, तो वो कौन से दो स्वर है, ए और ऐ, ठीक है। उसके बाद में दंतोष्ठी, दांत और ओष्ठ, ओठ भी आपस में टकराते हैं और जीभ को दांत भी स्पर्श करते हैं, जैसे व, ठीक है, तो ये हो गया व। उसके बाद में हो गया कंठोष्ठी, कंठ और ओष्ठ, ओ औ, तो मतलब ओठ भी आपस में टकरा गए और कंठ से भी ध्वनि का उच्चारण हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण और ध्वनियां कौन कौन सी है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इस प्रकार से ये पूर्ण हो गई। तो आपको अगर समझना है या इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, और आपके पाठ्यक्रम में कुछ इनमें से प्रश्न बन सकते हैं कि कंठीय ध्वनियां कौन सी है और ह नामक ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।